हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी बच्चे बिहार में एलिजिबल हैं उसकी जीके जीएस की क्लास भी कंटिन्यू रात के 8 बजे चल रही है, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, ऑप्शन कहता है कि आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कहता है कि कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। फिर कहता है कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। और यह कहता है कि पाठ्य पुस्तक को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है ना। भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करता है। कहता है कि पाठ्यक्रम को, ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करते हैं। कहता है कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ उसे बार बार दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो, समय पर पूरा करने से बेहतर है कि बच्चा समझकर कितना सीख रहा है ना। तो जल्दी के कराने के चक्कर में क्या है, बच्चा सीख नहीं पाता है ना। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर कहता है कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक, यानी कि जो पाठ्यपुस्तक एनसीईआरटी एससीईआरटी जो भी निर्धारित की है प्राइमरी स्तर पर, तो केवल उसी का पालन करना, इसके अलावा कुछ भी न कराना, ना ही गतिविधियाँ कराना, ना ही बाहर अवलोकन पर लेके जाना, ना ही कहीं लेके जाना। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कहता है कि कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका केवल बच्चों में अनुशासन बनाए के रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। कहता है कि आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे क्या करें, आपस में संवाद कर सकें, जिससे कि उनका सोशलाइजेशन सामाजिकल हो सके और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वे कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, मतलब बच्चों से बहुत दूर हो। ठीक है, ये कहना चाहता है ऑप्शन। फिर कहता है कि वे कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी, यानी कि जिसे हम शेल्फ बोलते हैं, में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। चौथा ऑप्शन कहता है कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में केवल एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जा सके। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे अब। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। कहता है कि पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा कहता है कि वे कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों से परे हो। अब बच्चे से दूर होंगी तो बच्चा सीखेगा कैसे, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर कहता है, चौथा ऑप्शन कहता है कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को केवल सप्ताह में एक ही बार निकाला जाए, ऐसा भी गलत हो जाएगा। बाकी दिन क्या करेगा बच्चा। तो बचता है हमारा ऑप्शन 3, यानी कि वे कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी होना चाहिए, यानी कि जो इनकी पुस्तकालय होता है वो कैसा होता है, सब खुला हुआ बुक, जो उनकी किताबें वगैरह होती हैं खुली हुई रखी होती हैं, और उसमें क्या होते हैं, रंग बिरंगे चित्र कार्टून दूर से दिखते हैं, जिससे कि बच्चा आकर्षित होकर उसकी ओर आगे बढ़ता है और वहाँ से उठाता है ना, और पढ़ने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कहता है कि पाठ्यपुस्तक के बारे में बताइए इन चारों ऑप्शन में से। कह रहा है कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। फिर कहता है कि वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती हैं। फिर कहता है कि वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ठीक है, देखो, पहला ऑप्शन कहता है कि वे संसाधन रहित संदर्भ में, यानी कि जहाँ पर जिस संदर्भ में किसी भी चीज़ का संसाधन नहीं होता है, तो ये वहाँ पर आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। बिल्कुल सबसे उत्तम उत्तर जो हो जाएगा आपका पहला ही वाला हो जाएगा। क्या करती हैं, जहाँ पर हमारा किसी भी प्रकार का संसाधन नहीं है, वहाँ पर ये क्या करती हैं, आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यानी कि फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश
पर प्राप्त की है? कह रहा है संज्ञानात्मक सिद्धांत पर प्राप्त की है, व्यवहारवाद पर प्राप्त की है, मानवतावाद पे या रचनावाद पे प्राप्त की है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ किस पर प्राप्त की है? रचनावादी पर। ठीक है, किस पर की है? रचनावादी पर की है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रचनावादी या रचनावादी पर की है। ठीक है, यानी कि रचनावाद में क्यों की है? रचनावाद एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत होता है, जिसमें क्या होता है, जो क्या बताता है हमें, जो बच्चों का अधिगम यानी कि सीखने की प्रक्रिया, यानी कि किस प्रकार बच्चा होता है या सीखता है, इसे क्या करता है? स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं व पर्यावरण का अनुभव करके और अनुभवों पर प्रतिबिंब करके दुनिया के संबंध में अपनी समझ और ज्ञान कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसलिए ये लिया गया है। मानवतावादी किसका है? ये मैस्लो का है। ठीक है, व्यवहारवाद से कौन आते हैं? व्यवहारवाद से आपके वाटसन वगैरह, कोहलर, ये सब आ जाते हैं। संज्ञानात्मक में से सिद्धांत पियाजे साहब ने दिया है। ठीक है, और इसके अंदर पियाजे, वाइगोस्की और आपका कोहलबर्ग आ जाते हैं। ठीक है, रचनावाद में। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाता है। कब समझा जाएगा? मैंने आपको पहले भी बताया, बच्चा अगर प्रेरित होगा तो क्या करेगा? आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। जब जितने भी वो क्वेश्चन पुटअप करेगा तो समझ लो कि बच्चा प्रेरित है कक्षा से। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। मिल गया होगा आपको उत्तर। वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं। तो देखो, केवल उपस्थित रहेंगे, अटेंडेंस के तौर पर प्रेरित होंगे, तो ये तो भैया घर वाले मार के भी भिजवा सकते हैं बच्चों को, है ना? ये भी नहीं है। अनुशासन से प्रेरित थोड़ी ना हो जा सकता है। केवल आप डंडा से अनुशासन बना सकते हो, लेकिन बच्चा प्रेरित नहीं हो सकता है। अच्छी ड्रेस पहन कर आना, साफ़ सुथरी ड्रेस पहन कर आना, ये तो मम्मी पापा करवाते हैं, तो इसमें बच्चा प्रेरित नहीं होगा। तो बच्चा प्रेरित तभी हो समझा जाएगा चारों ऑप्शन में से जब बच्चा प्रश्न पूछेगा, और प्रश्न पूछना वो स्वयं से पूछता है। मतलब उस पर किसी का जोर नहीं होता, ना ही पापा कहते हैं कि प्रश्न पूछो, ना ही मम्मी कहती है कि प्रश्न पूछो, ना ही टीचर कहता है। जब बच्चा खुद प्रेरित होता है, बिना डरा हुआ होता है ना? जब डरा हुआ होगा तो बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो अधिगम में सुधार करना है बच्चों में, तो इसमें से देखना है कौन सा उपयुक्त। कह रहा है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कहता है कि कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, देखो हमें बच्चों में क्या करना है? सुधार करना है। तो केवल शिक्षक सामग्री से क्या होगा? सुधार नहीं होगा। ऑप्शन तो ठीक है, पॉजिटिव है ये ऑप्शन, लेकिन हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। मान लो ये हमारा ऑप्शन ठीक है अभी के तौर पे, मान लो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे व्याख्या शब्द आ गया, काट दो। कह रहा है केवल मूल्यांकन ही करते रहो नियमित तरीके से। ठीक है, ये तो वैसे कट गया। अब दी वाला पढ़ो, पहला वाला। कहता है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, बच्चे को उसके वास्तविक जीवन यानी कि उसके वातावरण से जोड़कर पढ़ाना, और ग्रुप के माध्यम से बच्चों को आपस में बातचीत करने के लिए कहना, जिससे उनकी सोशलाइजेशन हो सके। तो ऑप्शन ये भी ठीक था। ठीक है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन क्या हो गया? हमारा ये वाला हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है। ठीक है, जो अनुशासन होता है वो बताना है। कहता है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, देखो मैंने बताया रट्टा मारना सीटेट में गलत हो जाएगा। बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में के लिए कहना हो सकता है। ये कह रहा है चुप्पी साधे रहना, है ना? शिक्षा केवल निर्देश दे, तो ये सब गलत ऑप्शन है। मैं कई बार जो भी बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये टैग वर्ड सब समझ में आ गए होंगे, और ऑप्शन काटना उन्हें आ गया होगा, और सही आंसर तक पहुंचना भी आ गया होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुशासन इसलिए दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कहता है कि आनुवंशिकता और वातावरण या पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मैंने बताया था जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जिसमें आनुवंशिकता भी हो महत्वपूर्ण और पर्यावरण भी हो, यानी कि इन दोनों का गुणनफल होना ज़रूरी है। पढ़ लो क्वेश्चन। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण, केवल शब्द आ गया, और पर्यावरण की बात कर रहा है, केवल यहाँ से भी गलत हो गया, केवल से भी गलत हो गया। कह रहा है विकास के कुछ पहलू पर तो आनुवंशिकता और कुछ पहलू पर पर्यावरण प्रभावित हो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, क्योंकि
आनुवंशिकता भी ज़रूरी है, पर्यावरण, तो हमें दोनों को ऑप्शन ऐसा चयन करना है जिसमें आनुवंशिकता भी हो और पर्यावरण भी हो। तीसरा कहता है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी निर्धारित की जानी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के संज्ञानात्मक विकार के अनुसार नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे बेटा नहीं होगा, ठीक है, कहा जा सकता है। कहता है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ऑप्शन ठीक है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी ठीक है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल, और निरंतर अभ्यास करने से अधिकम होता है। ये चारों ऑप्शन ठीक है, लेकिन इसमें कूट नहीं दिए गए हैं, या तो कूट रहेगा ही है इसमें। फिलहाल यहाँ पे नहीं होगा, सारे ऑप्शन आपके ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक सीमा नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि पूर्व संक्रियात्मक की, देखो, अनुत्क्रमणीयता आपकी पूर्व संक्रियात्मक में आती है, प्रतीकात्मक विकास ये भी आता है, अहम केंद्रितता भी आती है, लेकिन ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति पहली अवस्था पूर्व संक्रियात्मक में नहीं आती। ध्यान केंद्रित किस में किया जाता है, मूर्त संक्रियात्मक में अब किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर